बीबीसी दुनिया में आज देखिए, इस्राइल और सीरिया को लेकर उभरी नई चिंता। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इजरायली सेना बफर जोन में बना रही है ढांचे, जो है सीरिया के साथ हुए समझौते का उल्लंघन। वहीं इजराइल ने कहा गलत है यूएन का आरोप। जानेंगे क्या है इजराइल का इरादा, कवर स्टोरी में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। सीरिया में इजराइल के ताजा हमलों की भी करेंगे बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। संयुक्त राष्ट्र ने कहा गजा में जंग लड़ने का इजरायली तरीका है जनसंहार के जैसा। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में भी इजराइल पर उठाए गए सवाल। गजा से लोगों को जबरन विस्थापित की युद्ध अपराध से की गई तुलना। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में हुआ रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा और ताकतवर हुए डोनाल्ड ट्रंप। दिखाएंगे अमेरिकी सांसद मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल बनाने के ट्रंप के फैसले से क्यों है रिपब्लिकन खेमे में ही बेचैनी। ईरान के विदेश मंत्री से मिले संयुक्त राष्ट्र की परमाणु संस्था के प्रमुख। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत के लिए तेहरान पहुंचे राफेल ग्रासी ने कहा ईरान के परमाणु कार्यक्रम का कूटनीतिक समाधान निकालना हो गया है बेहद जरूरी। बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले और फिर इजराइल की जवाबी कार्रवाई से पैदा हुए हालात ने पूरे मध्य पूर्व को बदल कर रख दिया। पहले इजराइल हमास संघर्ष, फिर इजराइल लेबनान के बीच तनाव और उसके बाद ईरान इजराइल के एक दूसरे पर हमले, और अब संयुक्त राष्ट्र इजराइल और सीरिया के बीच तनाव बढ़ने के खतरे को लेकर फिक्रमंद है। क्या है वजह, दिखाएंगे कवर स्टोरी में। गजा में मौजूद हमास और लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह दोनों ही ईरान के करीबी हैं। इजराइल ने दोनों के ही खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है, लेकिन इसी बीच ईरान के करीबी सहयोगी के साथ इजराइल का तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। और ये सहयोगी है सीरिया, जहां के राष्ट्रपति बशर अल असद को हर बड़ी मुश्किल में ईरान का साथ मिलता रहा है। सीरिया और इजराइल के बीच एक बफर जोन भी है, जहां पर सैनिकों की मौजूदगी नहीं होती। इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स के साथ लगे इस इलाके पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की टीम UNDOF का कहना है कि इजराइल यहां पर कुछ ढांचे बना रहा है जो कि नियमों का सीधा उल्लंघन है। साल 1974 में सीरिया और इजराइल के बीच हुए सीज फायर के बाद से ही UNDOF इस जगह की निगरानी कर रहा है। उसका कहना है कि पिछले कुछ महीनों में इजरायली सेना की गाड़ियों और सैनिकों ने यहां दाखिल होकर नियम तोड़े हैं और फिर यहां खुदाई भी की है। इजराइल की सेना का कहना है कि ये आरोप गलत है। उसका कहना है कि वो अपने इलाके में अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इंतजाम कर रहा है। इससे पहले इजराइल ने सीरिया पर हर रोज समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन ने इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट से ये रिपोर्ट भेजी। पहले ही 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहा इजराइल अब सीरिया से लगते बफर जोन में चुपके से ट्रेंचेस यानी जमीन खोदकर रास्ते बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र का निगरानी दल दोनों देशों के बीच मौजूद इस पट्टी की 24 घंटे निगरानी करता है। जो कुछ यहाँ हो रहा है उसे देखने के लिए यूएन की टीम ने हमें अपने कैंप में बुलाया, जो बाढ़ के ठीक सामने है। इस मोर्चे पर इजराइल सैनिकों के लिए ट्रेंचेस बना रहा है। हमने ये वीडियो बीते महीने मजदल शम्स कस्बे के पास फिल्माया था और ये वाला उससे कुछ और दक्षिण में। सीरिया के साथ बफर जोन इस बाढ़ के करीब 50 मीटर अंदर से शुरू होता है। इजराइल ने इसके अंदर तो ज्यादा निर्माण नहीं किया है, मगर यूएन का कहना है कि कुछ निर्माण बफर जोन में हुआ है और ये गंभीर उल्लंघन है। जहां ये ट्रेंचेस बनाई गई है, हमने पाया है कि इनका कुछ हिस्सा अंदर है। ऐसा कितनी जगह हुआ है? करीब 5 जगह है, ये अंदाजा है। मैंने वहां जाकर नहीं देखा। कितना अंदर गए हैं? हर मामले में कुछ मीटर तक। सैटेलाइट की तस्वीरों में यहाँ बड़े हिस्से पर नया निर्माण नजर आता है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ट्रेंचेस कई इलाकों में बफर जोन के अंदर बनाई गई हैं। साथ ही सैनिक और सेना की गाड़ियां भी यहाँ दाखिल हुई हैं। यूएन का कहना है कि उसने कई बार इजराइल के सामने आपत्ति उठाई है। इजरायली सेना का कहना है कि ये ट्रेंचेस सीरिया में मौजूद ईरान समर्थित गुटों की घुसपैठ को रोकने के लिए बनाई गई हैं और इससे संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन नहीं होता। आपको बता दूं कि इजरायली अधिकारी संयुक्त राष्ट्र के साथ इन मसलों पर बात कर रहे हैं। इजरायली सेना इजरायली जमीन पर काम कर रही है ताकि किसी तरह की आतंकी घुसपैठ न हो। हम अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। पूरे मध्य पूर्व में ईरान के सहयोगियों के साथ बीते 1 साल में बड़े संघर्ष की छाप यहाँ भी नजर आती है। सीरिया और इराक में मौजूद ईरान समर्थित गुट इसी तरफ से ड्रोन और मिसाइल दागते रहे हैं, जिन्हें इस्राएली सेना बीच में ही मार गिराती है।
काफी शांत रहे इस मोर्चे पर भी अब तनाव दिखने लगा है। तो अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर गोलान हाइट्स का मसला है क्या। बीते एक साल में बढ़े तनाव के बीच भले ईरान और इजराइल एक दूसरे के यहाँ सीधे हमले कर चुके हैं, लेकिन सीरिया के साथ लगता गोलान हाइट्स का इलाका कमोबेश शांत रहा है। इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स में आज इजरायली सेटलर्स के साथ करीब 20,000 सीरियाई रहते हैं, जिनमें से द्रूज समुदाय के लोग ज़्यादा हैं। साल 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच हुई जंग के दौरान इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा किया था। 1973 में सीरिया ने गोलान हाइट्स पर फिर से कब्जा करने की नाकाम कोशिश की। 1974 में सीरिया और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ और ये तय हुआ कि दोनों देश यहाँ एक बफर जोन बनाएंगे, जिनमें सैनिकों की तैनाती नहीं होगी। तभी से यूएन इसकी निगरानी करता रहा है। इस बीच इजराइल ने साल 1981 में गोलान हाइट्स को अपना हिस्सा घोषित कर दिया, मगर इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली। सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया होने के बावजूद ये इलाका बीते एक साल से शांत रहा, मगर संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि सीरिया इजराइल की ओर से की जा रही हलचल पर कड़ी आपत्ति जता रहा है। इस बीच सीरिया के सरकारी मीडिया ने कहा है कि राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाकों में इजराइल के हवाई हमलों में कई लोग मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं। जिस इलाके में ये हमले हुए वहां दूतावास और संयुक्त राष्ट्र समेत कई दफ्तर हैं। इजरायली सेना के रेडियो में फलस्तीनी चरमपंथी संगठन इस्लामिक जिहाद को निशाना बनाने की बात कही गई है। इजराइल सीरिया में ईरान और हिजबुल्लाह से जुड़े कई ठिकानों पर हमले करता रहा है, मगर कभी कभार ही वो हमलों की जिम्मेदारी लेता है। जिस तरह से पिछले एक साल में मध्य पूर्व के हालात बिगड़े हैं, उसका सबक ये रहा है कि कोई भी घटना कभी भी बड़ा रूप ले सकती है। और अब बात अमेरिका की, जहां नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। ट्रंप ने विवादों में रहने वाले अमेरिकी सांसद मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल यानी सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी बनाने का फैसला किया है, मगर इस फैसले से ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी में कुछ बेचैनी देखी जा रही है। इस बीच कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी का दबदबा हो गया है। इससे डोनाल्ड ट्रंप और भी मजबूत हो गए। देखिए बीबीसी संवाददाता रोमन ब्रिज की रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप कामयाबी की लहर पर सवार होकर वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। ऐसे निर्वाचित राष्ट्रपति जिनके पास भरपूर ताकत है। रिपब्लिकन पार्टी के पास राष्ट्रपति पद के साथ साथ अमेरिकी संसद के दोनों सदनों का भी कंट्रोल है, यानी हर चुनाव से मिलने वाली हर ताकत रिपब्लिकन पार्टी के पास है। I will end inflation, I will stop the invasion of criminals into our country and I will bring back the American dream. चुनाव अभियान में डोनाल्ड ट्रंप ने देश को एकदम अलग दिशा में ले जाने का वादा किया था। अब उन्हें अपनी योजनाओं को लागू करना है और इसके लिए उनके पास अमेरिकी संसद में राजनीतिक नेतृत्व का भी समर्थन है। मुझे लगता है कि ये आधुनिक दौर की सबसे महत्वपूर्ण संसद और सबसे अहम प्रशासन रहने वाला है, क्योंकि साफ कहूं तो हमें हर मामले में नीतियों में सुधार लाना है। हमें करना ये होगा कि सोच समझकर योजना बनाकर उस पर बारीकी से अमल करना है। Thank you very much and politics is tough. ट्रंप व्हाइट हाउस जाकर जो बाइडेन से मिले थे। जनवरी में होने वाले सत्ता परिवर्तन का ये संकेत था। ट्रंप तेजी से अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, मगर उनके चुने नामों पर मुहर सीनेट में लगनी है। रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने फॉक्स न्यूज के होस्ट पीट हेग्सेथ को चुना है, जो सेना में रहते हुए इराक और अफगानिस्तान में तैनात रह चुके हैं। सेना में बदलाव लाना उन्हीं के जिम्मे होगा। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि महिलाओं को सीधे जंग लड़ने नहीं उतारना चाहिए। उनका कहना था कि इससे सेना असरदार नहीं हुई है, बल्कि पेचीदगियां बढ़ गई हैं। और ट्रंप ने अमेरिका के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल के लिए जिन्हें चुना है, वो भी विवादों में रहे हैं। मैट गेट्स की सेक्स के लिए बच्चों की तस्करी के मामले में जांच हुई थी, मगर मुकदमा नहीं चला था। पर वो ट्रंप के बेहद करीबी हैं और उनके एजेंडे का पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने 2020 के चुनावी नतीजों को बदलने के पक्ष में भी वोट दिया था। उनके पास ट्रंप पर संघीय अदालतों में चल रहे मुकदमों को बंद करने की ताकत होगी। ट्रंप ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जो उनकी विचारधारा से मेल खाते हों। जनवरी 2025 से अमेरिका एकदम नई दिशा पकड़ लेगा। बीबीसी संवाददाता रोवेन ब्रिज की रिपोर्ट। अजरबैजान की राजधानी बाकू में चल रहे जलवायु सम्मेलन COP29 में ये सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि अमीर देश विकासशील देशों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद दें, ताकि वो ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल करें, जिससे जलवायु परिवर्तन की रफ्तार कम की जा सके। मगर ये काम आसान नहीं दिख रहा। इसी बीच कई देश कुदरती आपदा से झेल रहे हैं।
स्पेन के वेलेंसिया में सिर्फ 2 हफ्ते पहले अचानक आई बाढ़ में 220 से ज्यादा लोगों की जान गई। वहां सिर्फ 8 घंटों के अंदर 1 साल जितनी बारिश हो गई थी। अब फिर से स्पेन के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। देखिए बीबीसी संवाददाता निक बीक की रिपोर्ट। एक बार फिर स्पेन पर मुसीबत आन पड़ी। बुधवार को मालागा का हाल ऐसा था। सड़कें पानी में डूब गईं और लोग बचने के लिए जद्दोजहद करते दिखे। सदियों बाद ऐसी भयानक बाढ़ की चपेट में आए स्पेन के लिए ये वक्त बेहद बुरा था। एक अनुमान के मुताबिक स्पेन में 15 दिन पहले 1 लाख गाड़ियां तबाह हो गईं। मंगलवार को हमने बचाव कर्मियों को फिल्माया जो तेज धारा में बहे 2 भाइयों की तलाश कर रहे थे। पड़ोसियों ने हमें बताया कि उन दोनों लड़कों को उनके पिता ने कसकर पकड़ा हुआ था, पर तभी एक ट्रक उनके घर में घुस गया और बच्चे पिता के हाथ से छूट गए। अब 5 साल के लड़के इजान और 3 साल के रुबैन के शव मिल चुके हैं। उनके परिवार का कहना है कि इस नुकसान को वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 2 हफ्ते पहले पाइपोर्टा का ये हाल था। यहाँ 60 से ज्यादा लोगों की जान गई और लोग इस गम से उबर नहीं पाए हैं। लॉर्डेस और उनके भाई ने हमें दिखाया कि पानी कहाँ तक पहुँच गया था। पानी तो चला गया, लेकिन लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। ये शर्मनाक है। लगता है हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया गया हो। 4 दिनों तक सेना मदद के लिए नहीं आई। ऐसा लगता है हम यहाँ बंद हो गए हैं। सड़कें नहीं हैं। ये काफी डरावना है। नुकसान से जूझते लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो वहीं स्पेन के राजनेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से हर दिन वॉलंटियर्स यहाँ वेलेंसिया आ रहे हैं। हर शख्स अपनी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बहुत कुछ संभाल लिया है, पर जरा देखिए कि अभी कितना कुछ करना बाकी है। ये एक बहुत बड़ा काम है। इन सब के बीच लोगों से जुड़ी कमाल की कहानियां सामने आ रही हैं। अंग्रेजी भाषा के एक स्कूल में एक आदमी ने दरवाजे को तोड़कर अंदर फंसे 4 बच्चों को एक-एक करके बचाया। हमने ऐसा करने वाले डेनियल को ढूंढा। उन्होंने बताया कि उस दिन क्या हुआ था। ऐसे कई सारे लोगों ने उस रात ऐसा ही किया। अगर आप हीरो कहकर बुलाना चाहते हैं तो मेरी ही तरह कई हीरो हैं। मुझे लोगों का प्यार पाकर बहुत अच्छा लगा। मेरा तो वीडियो बना लिया गया। यहाँ और भी कई हीरो हैं। अब और बारिश होगी, जिसे लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। आने वाले घंटों में डेनियल जैसे और हीरोज की जरूरत होगी। बीबीसी संवाददाता निक बीक की रिपोर्ट। और बदलते पर्यावरण के असर को पेड़ थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जब जंगल कार्बन को सोखने की बजाय भारी मात्रा में कार्बन पैदा करने लगे। ऐसा हो रहा है अमेज़न के जंगलों में। वो जंगल जिन्हें दुनिया के लंग्स यानी फेफड़े कहा जाता है, अब ये जंगल आग में झुलस रहे हैं। इस साल की शुरुआत में ही करीब 62,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका आग की भेंट चढ़ चुका था। देखिए बीबीसी संवाददाता लोन वेल्स की रिपोर्ट। ये अमेज़न के वर्षा वन है, लेकिन इनकी तस्वीरें अब इनके नाम से मेल नहीं खाती। पेड़ जली हुई माचिस की तीलियों की तरह मुरझाए और काले पड़ गए हैं। और ये बारिश वाले बादल नहीं, बल्कि धुआं है जो जंगल से उठ रहा है। आग को काबू करने की कोशिश में जुटे फायर फाइटर्स यहीं के मूल निवासी हैं। ये उनकी जमीन है जो जल रही है। मुहावरा है कि चीजें जंगल की आग की तरह फैलती हैं, क्योंकि एक आग बुझती नहीं कि दूसरी सुलग उठती है। इन वॉलंटियर्स के लिए ये लड़ाई व्यक्तिगत है। अगर ये आग जारी रही तो हम मूल निवासियों की जिंदगी नहीं बचेगी, क्योंकि आज इससे पौधे जल रहे हैं। कुछ वक्त के बाद हम भी इसकी चपेट में होंगे, क्योंकि हम लगातार सांस लेते हैं। ये बहुत तेज आग है जो रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी जद में ले लेती है। और हमारे बात करते करते ही उन्हें धुएं का एक और गुबार दिखता है। उन्होंने अभी अभी वहाँ आग बुझाई थी, लेकिन ये एक अंतहीन लड़ाई महसूस होती है। इनमें से अधिकांश जगह जानबूझकर आग लगाई गई है। ये उन लोगों ने लगाई है जो इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। बाकी आग प्राकृतिक रूप से लगी है। एक आपदा जो कि प्राकृतिक बिल्कुल भी नहीं है। नई सरकार के तहत हाल के वर्षों में वनों की कटाई धीमी हो गई है, लेकिन सख्त कार्रवाई के बावजूद गैर कानूनी गतिविधियां अभी भी जारी हैं। लकड़हारे, खनन करने वाले और किसान जमीन की सफाई के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा करने के पीछे उनका तर्क ये है कि जमीन का इस्तेमाल होना चाहिए। पेशे से किसान इस शख्स ने कानूनी तरीके से काफी समय पहले ये जमीन खरीदी थी। वो समझाते हैं कि अमेज़न में खेती क्यों फल फूल रही है। मेरा मानना है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी के कारण ही खेती बढ़ी है।
यहाँ अच्छी बारिश होती थी। मेरा मानना है कि अगर आप कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं तो यहाँ कोई समस्या नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से अनाज मिलता है, एक ऐसी जगह है जिसकी उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा है। इसलिए मुझे लगता है कि अमेज़न में अभी भी खेती के लिए एक बड़ा क्षेत्र है। इस तबाही के लिए आग तो जिम्मेदार है ही, हालात को और बदतर बनाया है जलवायु परिवर्तन और एल नीनो के कारण ब्राजील में आई सूखे ने। ये मदिरा नदी हुआ करती थी, जिसे अमेज़न की एक सहायक नदी माना जाता है। पानी के लिए अब लोगों को यही करना पड़ रहा है। नदी किनारे रहने वालों को खाना नहीं मिल पा रहा, मछलियां नहीं हैं, बुजुर्ग और बाकी लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्हें भी ये यात्रा तय करनी पड़ती है। सैंड्रा भी इन्हीं लोगों में से एक है। सूखी नदी ने उनके लोगों को शहर से काट दिया है। वो किडनी की बीमारी से जूझ रही हैं। पहले ये आसान था। जब मैं बीमार होती थी तो मेरे पति मुझे शहर को जाने वाली नाव में बिठा देते थे। अब ये और भी कठिन है। ऐसे दिन भी होते हैं जब मैं कुछ नहीं कर पाती। मुझे ले जाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। मेरी बेटी स्कूल नहीं गई है क्योंकि चलने की वजह से गर्मी के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई है। यहाँ के लोगों पर इसका असर साफ नजर आता है, लेकिन ये सभी के लिए चिंता का विषय है। दुनिया कार्बन उत्सर्जन को सोखने के लिए काफी हद तक अमेज़न पर निर्भर है, लेकिन ये जंगल ही अब रिकॉर्ड मात्रा में कार्बन उत्सर्जन का कारण बन रहे हैं। और खाने की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं और समझते भी हैं, क्योंकि इससे कई लोगों का पेट भर सकता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जो खाना हम फेंक देते हैं वो भी हमारी धरती को गर्म कर रहा है। बेकार बचे खाने से ग्रीन हाउस गैसें पैदा होती हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस परेशानी से कुछ कीड़े हमें बचा सकते हैं? इंडोनेशिया के एक शख्स ऐसे कीड़े पाल रहे हैं जो हजारों टन खाने के कचरे का निपटारा कर सकते हैं, और वो इससे खूब सारे पैसे भी कमा रहे हैं। कैसे? देखिए इंडोनेशिया से बीबीसी संवाददाता सिल्वानो हाजिद की रिपोर्ट। ये कीड़े पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने में इंसानों की मदद कर सकते हैं। ये एक बायो मशीन की तरह जैविक कचरे को कम करते हैं। ये ब्लैक सोल्जर फ्लाई के लार्वा हैं। ये कीड़ों की एक ऐसी प्रजाति है जिसे हानिकारक नहीं माना जाता। ये कीड़े हर 15 दिन में तैयार हो जाते हैं। वो फूड वेस्ट यानी खाने की चीजों के बेकार बचे हिस्सों को ही खाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक साल 2022 में पूरी दुनिया ने 1 अरब टन से भी ज्यादा फूड वेस्ट पैदा किया था। अगर इस फूड वेस्ट को कचरे के ढेरों में फेंक दिया जाए तो मीथेन गैस पैदा हो सकती है। इससे पृथ्वी को गर्म करने वाली ग्रीन हाउस गैसों में 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। हवाई जहाजों के कारण होने वाले उत्सर्जन से 5 गुना ज्यादा। इंडोनेशिया के मार्कस सुसांतो ने 1 दशक पहले कीड़ों की ब्रीडिंग शुरू की थी। कुछ लोगों को लग सकता है कि कीड़े पालना आसान है, लेकिन उन्हें इसका बाजार ढूंढने में मुश्किल होगी। तो हम यहाँ पूरा उद्योग तैयार करते हैं। वो इनका इस्तेमाल जानवरों को खिलाने और खाद बनाने में करते हैं। उनका दावा है कि वो हर साल 3000 टन से ज्यादा फूड वेस्ट बचा लेते हैं। लोगों को ये लगता है कि ये कचरे की गंध है, लेकिन मेरे लिए तो ये पैसों की महक है। 1000 किलोग्राम जैविक कचरे को कीड़ों की मदद से 85 किलोग्राम अंडों में बदला जा सकता है। ऐसे कीड़े पालने का चलन यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। बीबीसी संवाददाता सिल्वानो हाजिद की रिपोर्ट। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे एक्स पर लिख सकते हैं। मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल रात 10 बजे फिर हाजिर होंगे।